और बताइए कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग नरनी। और कैसे हैं आप लोग। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और बताइए कैसे हैं। सॉरी मित्रों, कल जो है शाम को भी क्लास नहीं हो पाई थी और मॉर्निंग का सीक्वेंस टूटा, तो फिर शाम को जुड़ नहीं पाया। एनीवे, जैसा कि दो एक लोगों ने फ़ोन किया था मेरे पास कि जो टेस्ट पेपर है उसको डिस्कस कर लिया जाए, तो 10-15 मिनट हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद वो इसकी चर्चा होगी। सारे लोगों के सामने टेस्ट पेपर होगा, मैं समझता हूँ। हेलो, सभी लोग जो टेस्ट पेपर है वो सामने रख लें और मूवमेंट के ऊपर हो चुका है और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के ऊपर जो है और 7 से 8 टेस्ट होंगे। फिर हम लोग आ जाएंगे एलिजाबेथन एज के ऊपर और एंग्लो सैक्सन पीरियड के ऊपर जो है टेस्ट, और इस तरह से क्रमशः सारे टेस्ट पेपर लैंग्वेज और लिटरेचर के चलते रहेंगे। तो बगैर समय गंवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु फॉर द फर्स्ट टाइम सनेट फ्रॉम ट्रेडिशनल थीम ऑफ लव। क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो गया है, मैं लिखने में दिमाग से बात निकल गई थी, फिर से सही कर लें कि हु फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रॉट सनेट आउट फ्रॉम ट्रेडिशनल थीम ऑफ लव। मैं फिर से एक बार रिपीट कर लूँ, हु फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रॉट आउट सनेट फ्रॉम ट्रेडिशनल थीम ऑफ लव। केवल फॉर द फर्स्ट टाइम के बाद ब्रॉट आउट लिख दीजिएगा। हु फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रॉट आउट सनेट फ्रॉम ट्रेडिशनल थीम ऑफ लव। वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार सनेट को पारंपरिक प्रेम के विषय से बाहर निकाला। क्वेश्चन को एक बार फिर जी नहीं डियर, मैं पहले समझा दूँ, अब मेरी बात सुन लें आप लोग कि वास्तव में सनेट को सबसे पहली बार सिसिलियन डायलेक्ट में गियोकोमो दा लेंटिनी ने कंपोज किया। फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज sang by Giacomo da Lentini of Sicily. Then it was a dialectical song. देशज गीत था पहली बार, और इटालियन भाषा में सनेट को सोनेटो कहा जाता है, और सोनेटो का मतलब होता है सॉन्ग ऑफ लव, प्रेम गीत। लेकिन इसको लिटरेरी स्टेटस देने का काम 14वीं सदी में पेट्रार्क ने किया था। दिस इज द रीजन दैट पेट्रार्क इज कॉल्ड द फादर ऑफ सनेट। और एलिजाबेथन दौर तक फिर इसको इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश लिटरेचर में थॉमस व्याट ने, जब वो पॉलिटिकल मिशन पर हेनरी VIII की तरफ से भेजा गया था इटली में। तो थॉमस व्याट का परिचय पेट्रार्क और दांते की कंपोजिशन से हुआ और बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, तो सनेट को अंग्रेजी में इंट्रोड्यूस करने का काम थॉमस व्याट ने किया। थॉमस व्याट का कंटेम्परेरी अर्ल ऑफ सरे, जिसने सनेट को एक नया स्ट्रक्चर दिया था जिसको इंग्लिश सनेट के नाम से जानते हैं आप लोग, तो जिसका पहली बार प्रकाशन हुआ था 1557 में टॉटेल्स मिसलेन में। क्या, तो एलिजाबेथन दौर तक जो भी सनेट लिखे गए वो रिलेटेड टू लव,
और इसको पहली बार प्रेम की पृष्ठभूमि से बाहर निकालने का काम मिल्टन ने किया था। तो आपका राइट ऑप्शन है मिल्टन। मिल्टन ने कुल 23 सनेट कंपोज किए थे, 19 तो इंग्लिश में कंपोज किए थे और 4 इटालियन भाषा में। तो कुल मिलाकर के मिल्टन ने 23 सनेट्स कंपोज किया और उसका एक भी सनेट प्रेम के ऊपर नहीं है। तो सनेट को प्रेम की चारदीवारी से बाहर निकालने का काम मिल्टन ने किया था। दूसरा क्वेश्चन है कि थॉमस व्याट डेडिकेटेड हिज सनेट टू। थॉमस व्याट ने अपने सनेट को किसको डेडिकेट किया था? एलिजाबेथ फिट्जजेराल्ड। एलिजाबेथ फिट्जजेराल्ड ऑप्शन सही है। और एलिजाबेथ फिट्जजेराल्ड वाज एन इमेजिनरी लेडी दैट वाज द मेंटल बॉर्न बिलव्ड ऑफ थॉमस व्याट। इसके पीछे एक बड़ी विचित्र घटना है कि पेट्रार्क ने अपने सनेट को अपनी बिलव्ड लौरा डी नोवी को डेडिकेट किया। दांते ने अपनी प्रेमिका बीएट्रिस फोर्टिनेरी को डेडिकेट किया। तो थॉमस व्याट के दिमाग में एक बात आई, शायद ये परंपरा रही हो कि सनेट को हमेशा अपनी प्रेमिकाओं को डेडिकेट किया है। और थॉमस व्याट की कोई प्रेमिका थी नहीं, तो इसने एक काल्पनिक प्रेमिका एलिजाबेथ फिट्जजेराल्ड। वैसे ऐतिहासिक तौर पर एक घटना मैं आपको बताऊं कि थॉमस व्याट को हेनरी एट ने लंदन टावर में, इसको भगाओ, इसको बात दो, एन बॉलिन से ऐसा कहा जाता है कि थॉमस व्याट का इलीगल रिलेशन था, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत थी। शक के आधार पर हेनरी एट ने थॉमस व्याट को 6 महीने के लिए लंदन टावर में कैद कर दिया था और बाद में जब ये अभियोग आधारहीन साबित हुआ तो 6 महीने के बाद थॉमस व्याट को हेनरी एट ने रिहा भी किया था। तो एलिजाबेथ फिट्जजेराल्ड कोई रियल लेडी नहीं थी, बल्कि एक काल्पनिक लेडी थी। तो थॉमस व्याट ने 37 सनेट्स वो अपनी बिलव्ड एलिजाबेथ फिट्जजेराल्ड को डेडिकेट किए थे। एन बॉलिन का भी मैंने जिक्र कर दिया। और एलिना वास्तव में ये चौथी संत रही है क्रिश्चियनिटी की। एलेन, एलियाना, जूलियाना और मैगदालिन, ये 4 प्रेमिकाएं थी जीसस क्राइस्ट की। उसकी बात छोड़िए। तीसरा क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड सनेट इनटू इंग्लिश लिटरेचर। फर्स्ट क्वेश्चन के डिस्कशन में आपको ऑप्शन मिल ही गया होगा। तो इंग्लिश लिटरेचर में सनेट को इंट्रोड्यूस करने वाला व्यक्ति है थॉमस व्याट। ऑप्शन डी आपका राइट है। जहाँ तक अर्ल ऑफ सरे की बात है, इसका केवल और केवल इतना ही कंट्रीब्यूशन है कि इंग्लिश सनेट को, पेट्रार्कन सनेट को या इटालियन सनेट को उसने एक स्ट्रक्चर दिया था। 14 लाइनों को उसने 4 स्टेप में तोड़ा था, 3 क्वाड्रेंट बनाए थे और आखिर में एक राइम्ड कूपलेट। सिडनी के बाहर बात की जाए तो ये फर्स्ट नॉन ड्रामेटिकल पोएट हुआ है एलिजाबेथन एरा का, और दूसरा नॉन ड्रामेटिकल पोएट है स्पेंसर। एनीवे, हु इज फादर ऑफ सनेट? पेट्रार्क। 5वां क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम सनेट वाज पब्लिश्ड इन 1557। हाँ जी, हेलो,
आवाज नहीं क्लियर हो रही है आवाज? हेलो, ओके। For the first time, sonnet was published in 1557 in। पहली बार सनेट का प्रकाशन 1557 में टॉटल्स मिसलेनी, और मैं जिक्र कर चुका हूँ कि टॉटल्स मिसलेनी विलियम टॉटेल नाम का एक व्यक्ति था जिसने साहित्यिक पत्रिका निकाली थी और उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया था, टॉटल्स मिसलेनी। तो पहली बार सांग और सनेट का प्रकाशन, और टॉटल्स मिसलेनी में कितनी पोएम्स थी आप लोगों को पता है? ये नेट में प्रश्न पूछा गया है कि हाउ मेनी पोएम्स वर पब्लिश्ड इन टॉटल्स मिसलेनी 1557। तो लोग हाथ नोट कर लें, 201 सांग और सनेट का प्रकाशन हुआ। क्या है? 6th क्वेश्चन की बात हो तो रॉबर्ट टॉफ्टे wrote a sonnet sequence of 40 sonnets. The title was नहीं गुड़िया, रॉबर्ट टॉफ्टे ने 40 सनेट का एक सीक्वेंस लिखा था जिसका टाइटल था लौरा। आप ऑप्शन करेक्ट कर लें। रॉबर्ट टॉफ्टे composed a sonnet sequence of 40 sonnets under title Laura। आगे बढ़े। Who was the first lady poet who composed Pamphylia to Amphilochus? और पूरे अंग्रेजी साहित्य में पहली लेडी थी जिसने सनेट सीक्वेंस, टाइटल था पैम्फिलिया टू एम्फिलाटस, जिसमें 48 सनेट्स थे। वो लेडी कौन थी? अंग्रेजी साहित्य में पहली सोनेटियर, लेडी सोनेटियर, लेडी मैरी रोथ। लेडी मैरी रोथ बिल्कुल सही है। और मेरी सिडनी की बात की जाए तो सिडनी की बहन थी। इसने कुछ लिखा तो नहीं, लेकिन सिडनी के जितनी भी रचनाएं थीं, सिडनी की मृत्यु के बाद उसके सिस्टर मेरी सिडनी ने पब्लिश कराया था। और जहाँ तक बैरेट ब्राउनिंग की बात है, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की पत्नी थी। 8वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी सनेट्स डिड डायना बाय हेनरी कांस्टेबल कंटेन्स? बोलिए जी, बिल्कुल सही है। हेनरी कांस्टेबल ने सनेट सीक्वेंस लिखा था जिसका टाइटल रखा था डायना। उसमें 51 सनेट्स थे। ऑप्शन करेक्ट कर लें। मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है क्लियरली कि नहीं? 9th क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड कर्टल सनेट विच कंटेन्स 10.5 लाइन्स? पहली बार अंग्रेजी साहित्य में कर्टल सनेट किसने लिखा था? J.M. हॉपकिंस। उसने 2 कर्टल सनेट लिखे, टाइटल बता सकते हैं? ये पूछे जाते हैं प्रश्न। तो 2 हैं, पीस है और पायट ब्यूटी है। J.M. हॉपकिंस ने 2 कर्टल सनेट लिखे हैं, पीस और पायट ब्यूटी, PIED। पायट का मतलब होता है वेरीगेटेड। वेरीगेटेड मीन्स होता है डिफरेंट, अलग अलग, भिन्न भिन्न। क्या? गोल्डन गेट, a verse novel by Vikram Seth, contains
हाउ मेनी सनेट्स? 590 सनेट। गोल्डन गेट एक वर्ष नॉवेल है जिसको कि विक्रम सेठ ने लिखा और 590 सनेट में लिख डाला। लेकिन उस सनेट को कौन सा नाम दिया गया है मालूम है आप लोगों को? बोलिए। गोल्डन गेट में सनेट्स तो है, लेकिन उस सनेट को इंट्रोड्यूस किया था या इन्वेंट किया था किस व्यक्ति ने? एक रशियन पोएट्स था जिसको वंजिन कहते हैं। क्या? नोट कर लीजिए, वंजिन, ONEGIN। ये रशियन पोएट था जिसने सनेट लिखा था और उसका नाम ही दिया था वंजिन स्टैंजा। वंजिन स्टैंजा। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि गोल्डन गेट किस सनेट में लिखा गया है, तो आप सीधा जवाब दीजिएगा कि वंजिन स्टैंजा फॉर्म है। बोलता है वंजिन स्टैंजा रशियन पोएट्री का स्टैंजा फॉर्म है और हेनरी वुल्फ ने इसको अंग्रेजी साहित्य में इंट्रोड्यूस किया। और वंजिन स्टैंजा का प्रयोग विक्रम सेठ ने, जिसको लिविंग लेजेंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उन्होंने इसका प्रयोग अपने वर्ष नॉवेल गोल्डन गेट में किया। 11th क्वेश्चन है गोल्डन गेट इज रिटन इन, अब तो ऑप्शन मिल ही गया होगा, वंजिन स्टैंजा। 12th है हु इंट्रोड्यूस्ड इन जी। हाँ, इसको पुष्किन सनेट भी कहते हैं। किसने कहा पूछा ये? हेलो जनार्दन, बिल्कुल सही है। पढ़ चुके हो क्या बेटा? हाँ, क्योंकि इस तरह की बेवकूफ़ियाँ मैं ही करता हूँ बेटा। हेलो नहीं, इस तरह की बेवकूफ़ियाँ जो है, बाकी देखो और भी लोग हैं, आप लोग यूट्यूब पर, भाई आजकल के बच्चे बहुत होशियार हैं और आजकल के बच्चों के बारे में यही कहना पड़ता है कि बौद्धिक रूप से इतना वो आगे बढ़ चुके हैं इस टेक्निकल एज में, जहाँ की सूचनाओं का अथाह सागर उनके इर्द गिर्द है। तो सही कहा गया है कि आगे आने वाला अहद ही हमें बताएगा कि बच्चा खिलौना खेलेगा या बम बनाएगा। गंदा लिबास देखकर ये फैसला न कर मैं कौन सा दरख्त हूँ, ये फल बताएगा। तो इस तरह की बेवकूफ़ियाँ मैं करता हूँ। हाँ जी, तो ठीक है, आप लोगों का भला हो। Who introduced impersonal elegy in English literature? बिल्कुल थॉमस ले। थॉमस ले से पहले 18वीं सदी से पहले एलिजी केवल दो ही तरह की होती थी, पर्सनल और पास्टोरल। एलिजी के हिस्ट्री ऑफ एलिजी में मैंने विस्तार से चर्चा किया है। लेकिन 18वीं सदी में थॉमस डे ने एक नई तरह की एलिजी अंग्रेजी काव्यशास्त्र को दिया, जो ना तो पर्सनल थी और ना ही इम्पर्सनल। और उसका टाइटल था स्टेंजाज रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। तो इसमें एक्चुअली स्टेंजाज रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इज नॉट, अब देखिए मैं इंटरमीडिएट का यहाँ का प्रोडक्ट हूँ नहीं, क्या प्रिस्क्राइब्ड है इसके बारे में मैं, हाँ यूजी में भी है और पीजी में भी है। तो है
तो अंग्रेजी साहित्य में इम्पर्सनल एलजी को इंट्रोड्यूस करने वाला पोएट है थॉमस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेमोरियम बाय टेनिसन इज ए टाइप ऑफ, पर्सनल एलजी है, पास्टोरल एलजी है, ब्यूपोलिका है, या नन ऑफ दीज? नहीं। प्रिया, ये आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि जो लोग पहले फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पढ़े हैं, बेटा थोड़ा सा पानी लाओ तो, वो अगर गलत ऑप्शन देंगे तो मुझे तकलीफ। इन मेमोरियम टेनिसन के मित्र हेनरी हेलाम के ऊपर लिखा गया है। और जब टेनिसन अभी चल रहे हैं, टेनिसन के बारे में बहुत अच्छी सूचनाएं आपको मिलेंगी। तो इन मेमोरियम वाज कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ टेनिसन्स फ्रेंड हेनरी हेलाम, सो नेचुरली इट इज पर्सनल एलजी। एलजी एलॉग्स है, और शुरू में इसको इट वाज कंपोज्ड ऑन द पर्सनल लॉस ऑफ पोएट, ऑन द परमानेंट सेपरेशन ऑफ सम dearer and dearer ones, or some prominent figure of a nation. इस तरह के एलजी को पर्सनल एलजी कहा गया। नेक्स्ट है द एलजी एस्ट्रोफेल बाय स्पेंसर। द एलजी under title Astrophel by Spencer is written on the death of, किसकी मृत्यु के ऊपर लिखा गया? जी हाँ, बिल्कुल, सिडनी के ऊपर लिखा गया। नीलम, शायद आप जवाब दे रही हैं। नीलम, इसको फिर से पढ़ना। सिडनी की मृत्यु के ऊपर स्पेंसर ने एस्ट्रोफेल, और एस्ट्रोफेल और स्टेला सनेट सीक्वेंस में मैंने एस्ट्रोफेल की लिटरल मीनिंग का भी डिस्कस किया था। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पिंडारी कोड इज ऑलवेज मेलिक, कोरिक, मोनोटिक। तो ये मोनोलॉजिक कर दिया गया है, मोनोटिक कर दीजिएगा। मोनोटिक, जिसको आप चाहें तो मोनोलॉगिक भी कर दें, सही है। तो बताइए कि पिंडारी कोड कैसा होता है? ये मेलिक होता है, कोरिक होता है, मोनोटिक होता है, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल कोरिक होता है। ये कभी भी मेलिक नहीं होता। पिंडारी कोड हमेशा कोरिक होता है, समूह गान के रूप में पेश किया जाता है इसे, जिसमें 3 चरण होते हैं, स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी और ये कोड। हिस्ट्री ऑफ कोड का पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा, और कुछ भी उसमें छूटा हुआ नहीं है। क्या है? Who wrote Ode for Ben Jonson? बेन जॉनसन के बिल्कुल रॉबर्ट हेरिक ने लिखा है। जिस किसी ने भी जवाब दिया उसको धन्यवाद। होरेशियन ओड इज रेगुलर ओड, इरेगुलर ओड, कंटेन्स कीबोर्ड ओनली और स्ट्रॉफी ओनली। इन चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन है? नहीं, गलत है। होरेशियन ओड, जिसको हम लेस्बानी कोड भी कहते हैं, इतिहास में बता चुका हूँ कि वास्तव में होरेश एक रोमन वॉरियर भी था और स्कॉलर भी था। जब रिपब्लिकन्स और सीजर के मरने के बाद फिलिप्पी के मैदान में ऑक्टेवियस सीजर, एंटनी और लेपिडस
एक पक्ष में लड़े थे और उसके विरुद्ध ब्रूटस, कैसियस, कास्कास, सिन्ना ये लोग लड़े थे। तो रिपब्लिकन आर्मी की तरफ से होरेश भी लड़ा था। रिपब्लिकन्स पराजित होते हैं, ब्रूटस आत्महत्या करता है, कैसियस भी आत्महत्या करता है और होरेस को कैदी बना लिया जाता है। ऑक्टेवियस सीजर इसको मारना चाहता है तो एंटनी रिक्वेस्ट करता है ऑक्टेवियस सीजर से, ये साहित्यकार है, कवि है, इसको इस मौत की सज़ा न दी जाए। तो ऑक्टेवियस सीजर ने होरेस को इटली के पश्चिम में लेस्बान डिस्ट्रिक्ट था, पहाड़ी प्रदेश था, वहाँ पर होरेस को रहने के लिए जगह दिया और 20 वर्षों तक होरेस जिंदा रहा, जिसमें उसने 3 किताबें ओड के ऊपर लिखी थी। तो होरेस ने केवल इतना काम किया कि पिंडारिक ओड, जो कि रेगुलर ओड हुआ करता था, रेगुलर इस नाते कि उसमें स्ट्राफी, एंटी स्ट्राफी और इपोड का एक रेगुलर इंटरवल पर रिपीटिशन होता रहता था, इसीलिए पिंडारिक ओड को रेगुलर ओड कहा जाता है। और होरेस ने सिंप्लीफाई कर दिया पिंडारिक ओड को। सिंप्लीफिकेशन करने का काम केवल इतना कि उसमें स्ट्राफी, एंटी स्ट्राफी और इपोड की झंझट को दूर कर दिया। इसीलिए होरेशियन ओड को इर्रेगुलर ओड भी कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? 18th क्वेश्चन है, द राइम स्कीम ऑफ ओड इज। ओड की राइम स्कीम क्या होती है? बिल्कुल सही है, ए बी सी डी ई, ये बिल्कुल राइट। हाँ जी। 9th क्वेश्चन है, हु रोट ओड ऑन डिजेक्शन? बिल्कुल गलत ऑप्शन है, कॉलेरिस ने लिखा है, कॉलेरिस ने। और 20th क्वेश्चन है, हु इज इमॉर्टल ओड राइटर नॉट ओनली इन इंग्लिश लिटरेचर बट आल्सो इन वर्ल्ड लिटरेचर? पूरे विश्व साहित्य में बिल्कुल केट्स है, केट्स से बड़ा ओड राइटर दुनिया के सभी साहित्यकार मानते हैं कि न हुआ और न होगा। केट्स के ओड की सेंसुअसनेस टाइम मिलेगा तो मैं डिटेल में कभी केट्स के एक ओड को पढ़ा दूंगा। और जहाँ तक शेक्सपियर को जब उठाऊंगा तो एक ट्रेजेडी के एक एक्ट को और एक कॉमेडी के एक एक्ट को, इसकी डिटेल में चर्चा कर दूंगा, वक्त अगर जो है अनुमति दे।